हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर लेके आया हुआ हूं। ये आज मैं पहला लेक्चर, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सॉइल क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर में। और इस सब्जेक्ट में पहले बात सब्जेक्ट ही कर लेते हैं। तो यह सब्जेक्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना एक सिविल इंजीनियरिंग में विशेष महत्व रखता है। सब्जेक्ट्स को जो अगर डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, मैक्सिमम पोर्शन इसमें थ्योरी का आता है। बच्चों के लिए सॉइल मैकेनिक्स कभी कभी ऐसा होता है नहीं समझ में आती है, उसका रीज़न फैकल्टी भी हो सकती है, उसका रीज़न सॉइल का थोड़ा हार्ड होना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो कुछ ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और जब मेरा सिलेबस, आपको लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा। अगर आप उनको कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में वही उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में है बेसिक, कि सॉइल क्या होता है, हम उसको पढ़ते क्यों हैं, सॉइल बनती कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे है, और कौन सी सॉइल को क्या बोला जाता है। मतलब सॉइल का जो फॉर्मेशन है, तो अगर सॉइल नदी में है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर सॉइल आपका माउंटेन पर है तो उसको क्या बोलेंगे, तालाब में है तो उसको क्या बोलेंगे। तो क्योंकि सॉइल अलग अलग होती है, ये सभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहले से लेक्चर देख रहे हैं या देख रहे थे तो आप फिर से हमारे चैनल से आकर लेक्चर देखिए, और चैनल को जो है वो जहां सब्सक्राइब करते हैं उसी के पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर आपके सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़े तो आप उसको नोटिफाई हो सके और आप उसको देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। डेफिनेशन है कि सॉइल होती क्या है, मिट्टी है क्या। नॉर्मल भाषा में अगर आप मिट्टी की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे या मृदा की बात करेंगे, तो आप देखते होंगे कि फार्मर के लिए सॉइल की अलग डेफिनेशन है कि जिसमें वो अनाज पैदा कर सके, जिसमें वह क्रॉप पैदा कर सके, उसको हम सॉइल बोलते हैं। बट इन द सिविल इंजीनियरिंग ये क्या है, ये एक अनकंसोलिडेटेड मतलब असंघनित है ना पदार्थ है। और किसका जमाव है ये, लूज कणों का। कौन सा पदार्थ है, लूज कणों का। लूज मतलब होता है ढीले, मतलब जैसे आप रेत का टुकड़ा, रेत उसको आप हाथ में पकड़ के बिखेर देते हैं, उस तरीके उसको बोलते हैं लूज कण। तो यह जो है वो एक सॉइल जो है वो अनकंसोलिडेटेड लूज कणों का एक जमाव है, एक डिपोजिशन है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, यह जो है डिसइंटीग्रेशन और डिके से बनता है। डिसइंटीग्रेशन और डिके जो है, अपक्षय और अपरदन, यह इन दोनों गतिविधियों से बनता है। और चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बने और चाहे वो भौतिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, ठीक है। और बात करते हैं कि मृदा का साइज क्या होगा। तो मृदा का साइज बहुत महीन से लेकर और बड़े तक होता है, ठीक है। चट्टान से लेकर, जो चट्टान के टुकड़े होते हैं उससे लेकर, और ऐसा टुकड़ा जो आपको दिखाई ना दे, माइक्रोन में, वह उसका मृदा का साइज होता है। तो इसलिए साइज के आधार पर मृदा को भी बहुत जगह क्लासिफाई किया गया है या बांटा गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मृदा जो है वो अनकंसोलिडेटेड लूज पार्टिकल का डिपोजिशन है। अब बात करते हैं कि मृदा यांत्रिकी क्या कहलाता है। तो मृदा यांत्रिकी क्या है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम सॉइल के, उसके प्रॉपर्टी को अध्ययन करते हैं। किस लिए अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें फाउंडेशन बनानी है, नींव का मटेरियल तैयार करना है, नींव रखनी है उसके ऊपर। तो नींव के लिए सॉइल कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि उसकी दोस्ती जो है वो नींव से करानी है। तो कैसा बिहेवियर रहेगा नींव के साथ, जो ब्लैक कॉटन सॉइल का, जो काली मिट्टी का नींव के साथ बिहेवियर रहेगा वो दोमट मिट्टी का नहीं रहेगा। जो बिहेवियर सैंड का रहेगा वो क्या लेटराइट का रहेगा, नहीं रहेगा। तो अलग अलग सॉइल का अलग अलग बिहेवियर होता है अपनी फाउंडेशन के साथ, अपनी नींव के साथ।
तो इसका अध्ययन करते हैं कि किस सॉइल का कैसा बिहेवियर रहेगा। यहाँ बिहेवियर का मतलब रिलेशन का नहीं, बिहेवियर का मतलब उसमें स्ट्रेंथ का मतलब है, शियर स्ट्रेंथ का मतलब है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है, वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब है, फूलेगा कितना, सॉइलिंग कितनी होगी इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिविल अभियंत्रण में मृदा अभियांत्रिकी के अध्ययन का महत्व क्या है। तो देखिए, जो नींव का अभिकल्पन है यह तभी कर सकते हैं जब हमें मृदा के बारे में पता हो, क्योंकि अगर भारी स्ट्रक्चर बनानी है, जितना स्ट्रक्चर की, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, अब ये स्ट्रक्चर हमें तैयार करनी है, अब हमें इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए 150 किलोन्यूटन, फॉर एग्जांपल 150 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है इस पर, ठीक है, तो हम ये देखेंगे हमारी सॉइल कितना बियर कर सकती है। जितना सॉइल बियर कर सकती है उतना हम, और उसके बाद फाउंडेशन जब हम डिजाइन करेंगे तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे कि इस बिल्डिंग का लोड पूरा बियर हो सके। पहले हम सॉइल की कैपेसिटी देखेंगे और उसके बाद फिर फाउंडेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और सॉइल को भी स्टेबलाइज किया जाता है या सॉइल का भी स्थिरीकरण किया जाता है। उसके बाद आप नदियों के तटबंध बनाते हैं, कहीं से पानी रोकना है तो वो बनाते हैं मिट्टी में, नहरें निकालते हैं, बांध बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। उसके बाद कहीं पर खुदाई करनी है तब भी हम सॉइल का पता लगाते हैं कि कैसा है, उसके अंदर हम डे वाटरिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, पानी कितने तक है वो भी कर सकते, सॉइल पानी को रोक पाएगी नहीं रोक पाएगी, ये इसका भी अनुमान हम लगाते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, आप अंडरग्राउंड घर बनाते हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में सीलन तो नहीं आएगी, हमारे घर में पानी का रिसाव तो नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मृदा की उत्पत्ति चक्र, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल साइकिल या फॉर्मेशन ऑफ साइकिल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या होता है, जो मृदा की उत्पत्ति है वो विघटन से होती है। किससे होती है? विघटन से होती है। विघटन क्या होता है? किसी भी रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना विघटन कहलाता है। विघटन की क्रिया बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे है, और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी विघटन की क्रिया स्लो होगी तो पार्टिकल छोटा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रॉक है, ये एक चट्टान है ऐसे। अब इस चट्टान से आपका एक पत्थर मान लीजिए ये टूट के आया नीचे। अब ये धीरे धीरे जब नीचे आएगा रोल करता हुआ, तो जहां पर रोलिंग होगा वहां पर ये घिसेगा, और घिसेगा तो इसका पार्टिकल वहीं छूट जाएगा। वो पार्टिकल हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा, आदमियों के द्वारा लुढ़क कर नीचे ऐसे आएगा। यहाँ पर कहीं डिपॉजिट होगा महीन पार्टिकल। अगर पानी होगा तो पानी के साथ बह के कहीं रिवर में डिपॉजिट होगा और सॉइल का निर्माण करेगा। तो जितना ये प्रोसेस स्लो होगा उतना क्या होगा, पार्टिकल साइज छोटा होगा, और जितना विघटन तेज होगा, मान लीजिए भूकंप आ गया तो विघटन बहुत बड़ा होगा, ऐसे ऐसे टुकड़ों में टूटेगा। समझ रहे हैं? और अगर नॉर्मल प्रक्रिया के फलस्वरूप बनेगा तो फिर ये टूटेगा नहीं इतनी बड़े साइज में, ये छोटे छोटे साइज में टूटेगा। छोटे छोटे अगर साइज में कोई चीज टूटती है तो महीन महीन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को आपका बोलते हैं विघटन या अपक्षय। अब इस क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है, पहले तो चट्टान बन जाएगी, चट्टान से सॉइल बन गई, सॉइल फिर डिपॉजिट होके कभी सालों में, वर्षों में, कई वर्षों में फिर चट्टान का रूप ले लेगी। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसको, इसीलिए जब कोई क्रिया लगातार चलती रहे तो उसको बोलते हैं साइकिल। और इस क्रिया को, क्योंकि ये जियोलॉजिकल से रिलेटेड है, भूविज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल साइकिल। क्या बोला जाता है? जियोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट है आपका कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं समाहित हैं जियोलॉजिकल साइकिल में। तो जियोलॉजिकल साइकिल में जो क्रियाएं समाहित हैं वो हैं आपका चट्टानों का विघटन, चट्टानों का टूटना। दूसरा है आपका अपक्षय या विघटन। ठीक है, जो आपका चट्टान है, चट्टान का विघटन हो गया,
पहले कोई चट्टान थी, मान लीजिए चट्टान थी, इसका विघटन हो गया भैया, छोटे टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, टूटने के बाद भैया जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे एक रॉक टूट के यहाँ आ गई, फिर उसका परिवहन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल, है ना, जो टूटे हुए पार्टिकल हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद इन ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होगा, जमाव होगा, और जमाव होने के बाद फिर अपहीवल होगा, जमाव होने के बाद फिर वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मृदा उत्पत्ति का भूवैज्ञानिक चक्र। 1 नंबर में, 2 नंबर में जो आपका क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं कि चट्टान जो है अपक्षय और विघटन जो है वो क्या है, तो मैंने पहले बता दिया कि जैसे चट्टान जो लंबी अवधि तक एक्सपोज्ड रहती है, क्योंकि चट्टान के ऊपर कोई कवर तो आप लगाओगे नहीं, तो इस तरीके से रॉक कोई एक्सपोज्ड रहेगी एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, जानवरों के द्वारा धीरे धीरे क्या रहता है, उसमें संरचना में परिवर्तन होता रहता है और चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। इसको हम कहते हैं अपक्षय या वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकृति में जो खुले होते हैं उनमें अपक्षय 2 कारणों से होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो भौतिक अपक्षय जो है वह किन कारणों से होता है, तो भौतिक अपक्षय का जो होना है वह उसके कारण है ताप में परिवर्तन, बहते जल के द्वारा, मतलब नदी अगर बहती हुई तोड़ के ला रही है, मतलब गंगा अगर चट्टानों को तोड़ के ला रही है, गंगा के अंदर अगर बालू बन रही है तो चट्टान से ही तो बन रही है, चट्टान ही तो तोड़ के ला के छोटे छोटे टुकड़ों में रेत में डिपॉजिट कर रही है। तो बहते हुए जल में, क्योंकि बहते हुए जल में हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, और आपका हवा जो मैंने पहले अभी बताया डिस्कस में, फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, चट्टानों का जमना, है ना, और पेड़ पौधों का जड़ों का फैलाव। अब यहाँ पर एक वर्ड है, उसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप लोग समझेंगे ऐसा क्यों होता है, वो मैं बताता हूँ अभी आगे। पहला बताते हैं तापक्रम में परिवर्तन। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो चट्टानें होती हैं उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइट ज़्यादा होने के चक्कर में उस पर सूरज की गर्मी भी तेज पड़ती है, किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, कि किरणें सीधी पड़ने से टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है, और रात में वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि भूमि से थोड़ा ऊपर होता है। तो जल्दी ठंडा होना और बढ़ना, लगातार जब ये प्रक्रिया होती है तो कोई चीज़ बहुत जल्दी सिकुड़ रही हो, बहुत जल्दी फैल रही हो, तो उसमें स्ट्रेस आ जाती है, फोर्स एक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण चट्टानों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक, इसके फलस्वरूप चट्टानों में विघटन शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि बहते जल में, जब हमारी चट्टान के ऊपर कोई नदियाँ, झरने बहते हैं और उसमें जो चट्टान होती है उसके पत्थरों पर वाटर का फोर्स लगता है, जब वाटर का फोर्स लगता है तो चट्टानों को तोड़ देता है पानी, और वो आगे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल में, इस तरीके से मान लीजिए कोई रिवर है और रिवर के साथ बहते बहते पार्टिकल आपके रिवर में होते होते ग्राउंड सरफेस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हवा, जैसा मैंने बताया कि इस तरीके से रॉक्स में ये है, और अगर बहुत हवा चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल है। आपने देखा होगा ये अक्सर रेगिस्तान में देखने को मिलता है। आपको रेगिस्तान में देखने को क्या मिलता है, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, छत्रक शिला, सैंड ड्यून्स। कुछ आपने देखे होंगे भूगोल की, आपने जियोग्राफी अगर पढ़ी होगी बचपन में 5th 6th 7th क्लास में, तो इस तरीके से रॉक दिखाई जाते हैं, जिसमें रॉक पहले इसका ओरिजिनल शेप ये होता है, लेकिन वो हवा जो काटती रहती है लगातार, तो उसका शेप ये हो जाता है, चट्टानें धीरे धीरे वो कट जाती हैं, तो इसको बोलते हैं तेज हवा और आंधी से चट्टानों का कटना। ये अक्सर सैंडी जो रॉक्स होती हैं उसमें अक्सर होता है। राजस्थान के जो रेगिस्तान होते हैं, या राजस्थान का मैंने एग्जाम्पल लिया, रेगिस्तान में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके की शिलाएं, इस तरीके के चट्टानों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसके बारे में मुझे बताना था। होता क्या है, जब चट्टान के ऊपर कहीं पर पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों के ऊपर, और उन चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है। जब भर जाता है पानी, तो पानी चूँकि ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडे मौसम के कारण उस पानी का आयतन बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई रॉक है ये, और इस रॉक में
इस तरीके से यहाँ पर कोई दरार थी, अब पानी बहता हुआ आया, जब वो लिक्विड में था, फॉर्मेशन में लिक्विड फॉर्म में था, तो यहाँ पानी भर गया। अब रात में या उसका टेम्परेचर ठंडा हो गया तो वह जम गया। जब वो जम गया तो इसका वॉल्यूम में 9.05% की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वह वॉल्यूम इस पे जो दरार थी, इस दरार में फोर्स लगाएगा, दरार में फोर्स लगाएगा, धीरे धीरे दरार जो है वो बढ़ती रहेगी। और कभी ऐसा होगा कि हल्का सा फोर्स लगने पर, हल्की सी हवा चलने पर या हल्का सा पानी और फोर्स से गिरने पर यह टूट जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट कितने पत्थर भी इसमें टूट जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि पानी जमने पर इसके आयतन में लगभग इतनी वृद्धि हो जाती है और आयतन बढ़ने पर बहुत अधिक दबाव होता है। यदि पानी को पात्र में भरकर उसको -22 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो पात्र की साइडों पर 2100 kg/cm तक दबाव पड़ता है, जो ग्रेनाइट पत्थर की सामर्थ्य से भी ज़्यादा है। तो यह सोचते हुए इस एग्जाम्पल के मदद से आप समझ सकते हैं कि चट्टानों पर कितना ज़्यादा फोर्स लगता है और किस फोर्स के कारण चट्टानें जो हैं अक्सर टूट जाया करती हैं। नेक्स्ट है आपका पेड़ पौधों की जड़ों का फैलाव। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक्सपेंडिंग ऑफ रूट्स ऑफ ट्री। तो आपका ये पेड़ है, ये जड़ें हैं। आप जब पेड़ बहुत छोटा लगाते हो तो उसका साइज छोटा होता है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा बहुत सारे जंगल होते हैं। आपने हिमालय का नाम सुना होगा, हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटियां और आपके बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाइयां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो धीरे धीरे उनकी जड़ें जो हैं वो चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जब चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जड़ों का एक्सपेंशन होता है तो चट्टानें टूट जाया करती हैं। फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइड, यह अक्सर पहाड़ों पे अक्सर देखने को मिलता है। पहाड़ों पे अगर भूकंप आया है, भूस्खलन हुआ है तो उसके द्वारा भी चट्टानें टूटती हैं। और उसके बाद अन्य कारण जो हैं उनके द्वारा जो मनुष्य की एक्टिविटी होती हैं। मनुष्य की एक्टिविटी कैसी है? मनुष्य जो है क्रशर लगा के पहाड़ों को तोड़ता है, कंक्रीट के लिए क्रशर में छोटे छोटे टुकड़ों में एग्रीगेट में यूज करता है, ब्लास्टिंग करता है। ठीक है, जानवर, पशु, इन सब के चलने से टूट फूट होती है। कहीं पर कोई निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर आपका दिक्कत होती है, तोड़ फोड़ होती है। कहीं पर आपका टनल बन रही है तो वहाँ तोड़ फोड़ की जाती है। तो इससे जो चट्टानों में थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ने से और रॉक्स का विघटन होने से सॉइल का भी निर्माण होता है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। ये तो फिजिकल वेदरिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? तो देखिए, वायुमंडल में बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट्स जो हैं ये सब क्रियाशील हैं। धात्विक जो हैं वो क्रियाशील हैं, गैसेस जो हैं वो क्रियाशील हैं। तो ये क्या करती हैं? चट्टानों से क्रिया कर लेती हैं, जिसमें पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तत्व जो हैं वो चट्टानों से जो रॉक्स होती हैं उनसे क्रिया करते हैं। अब कितनी क्रिया करेंगे और क्या क्रिया करेंगे यह उनके साइज और आकार पे और कंपोजिशन पर भी निर्भर करता है। तो रासायनिक अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसके कारण अपक्षय हो जाता है: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन रिलेटेड टू ऑक्सीजन, हाइड्रेशन रिलेटेड टू वाटर एंड कार्बोनेशन रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए, जो ऑक्सीजन गैस है वह किसी भी पदार्थ से क्रिया करके अगर संयुक्त हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, तो यह ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहां पर चट्टान है और चट्टानों का निर्माण होता है खनिजों से। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, आप क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन में? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित, मुक्त अवस्था में उपस्थित ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप खनिजों से क्रिया करके संयुक्त हो जाती है तो यह ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीकरण कम होगा। तो हियर इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो। ओके, लोहा में ऑक्सीजन लगना
और संयुक्त होकर लौह ऑक्साइड में बदल जाना, यह एक रासायनिक क्रिया है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कर्नाटक में खाने हैं, सोने की भी हैं, लोहे की भी हैं। तो जो कर्नाटक में मान लीजिए लोहे की खाने हैं, एक खान है जिसका नाम है कुद्रेमुख, है ना। कुद्रे का मतलब होता है, कर्नाटक में कुद्रे को बोला जाता है घोड़ा। तो घोड़े के मुख के समान एक खान है उसमें, तो वहां पर लोहा निकाला जाता है। उस चट्टान में फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अगर वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा उस चट्टान में, क्योंकि भाई पूरा तो सॉइल होगा नहीं, पूरी तो लोहा होगा नहीं भाई, पूरी चट्टान कोई लोहे की थोड़ा होगी, उसमें सॉइल का पार्टिकल भी होगा, बट फेरस की परसेंटेज उसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां से लोहा निकाला जाता है। तो हवा जब उसमें रिएक्ट करती होगी, मत कहने का मतलब ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती होगी उस चट्टान पर, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वह संयुक्त हो जाती होगी, है ना, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता होगा। जलयोजन। जलयोजन क्या है? किसी भी चट्टान का जब जल अवशोषण कर लेती है। अब जल अवशोषण कब करेगी? जब चट्टान में पोरोसिटी होगी। और पोरोसिटी कब होगी? जब चट्टान ऐसे मिनरल, ऐसे खनिज से बनी हुई होगी जिसका वाटर एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा, यह वह पानी के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होगी। जब बहुत ज्यादा ही क्रियाशील होगी तभी वह पानी को अपने अंदर समाहित कर पाएगी, अदरवाइज वो पानी को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा चूना, जब आप चूना लाते हो, पहले पुताई होती थी चूने से, तो चूना जब आप लाते थे और किसी टब में रखते थे चूने को, लाइम को, तो जैसे ही पानी डालते थे उसमें सनसनाहट होती थी बहुत तेज, इसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। लाइम का जब स्लैकिंग होता था तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर निकलता था, एकदम से पिघल जाता था वो पानी के माध्यम से। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रेशन कहलाती है। इससे चट्टाने, अब सोचो जो एक ठोस पत्थर के फॉर्म में है वो एकदम इस ड्रम में एकदम पानी फैल जाएगा, एकदम लिक्विड के पेस्ट के टाइप में बन जाएगा। तो क्या पत्थर को बहाना आसान है या पेस्ट को बहाना आसान है? तो आप सभी लोग बोलेंगे सर पेस्ट को बहाना आसान है। तो यहां उसका विघटन शुरू हो गया, नहीं हो गया, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन क्या करता है? किसी प्रक्रिया को इजी कर दे रहा है, आसान कर दे रहा है। डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया को या वेदरिंग की प्रक्रिया को आसान कर दे रहा है। जब मैं आपको डिसइंटीग्रेशन बोलूं तो मतलब महीन महीन टुकड़ों में टूटना, वेदरिंग बोलूं थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बोनेशन की। तो कार्बोनेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रिया करता है और क्रिया करके कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। कार्बोलिक एसिड जो है या एसिडिक नेचर का होता है, हल्का अम्ल युक्त होता है, और जो एसिड होते हैं वो चट्टानों के विघटन में मदद करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ क्रिया कर लेती है और कार्बोनेट बनाती है, H2CO3। अब बात करते हैं चट्टानों का विघटित कणों का परिवहन तथा जमाव। यहां पर हम आपको बताएंगे कि चट्टानों का जब परिवहन होता है तो उस परिवहन से, चट्टानों के परिवहन से, जब चट्टानों का परिवहन होता है तो चट्टानों के परिवहन से आपको ये पता चलेगा कि कहां पर सॉइल रुक रही है और उसका हम क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चट्टानों के विघटित मृदा में जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक है, चट्टानें जब विघटित होती हैं और उसमें जैसे चट्टान कोई विघटित हो गई, अब वो पानी के द्वारा गई, हवा के द्वारा गई, कहीं भी गई, तो उसका कहीं जमाव होता है। जमाव होने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उसमें लगातार होता रहता है। इसीलिए तो मैंने कहा अपहीवल के बाद फिर वो चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहां कहां पानी जमेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, हवा और आंधी के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा। तो अब देखते हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसको क्या बोलेंगे। तो जब गुरुत्व बल के द्वारा कोई चट्टान टूटती है या ऊपर से लुढ़कती है ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है, ऊपर से लुढ़कती है, तो लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इस प्रकार के सॉइल को बोलते हैं टालुस, है ना। बात करते हैं बहता हुआ पानी या रनिंग वाटर। रनिंग वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। ये बहुत प्रभावी भी है, बहुत स्ट्रेंथ वाला है, बहुत सख्त है।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और सबसे बड़ी बात इसमें रेगुलर पावर होती है। लगातार नदी का पानी बहता रहता है और अक्षरशः यह देखा जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूअस, अब जब भी कितनी नदियाँ भारत में निकलती हैं उसके द्वारा नदी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रेत आप देखते हैं कितना रेत का खनन होता है और कितनी रेत लगातार मिलती रहती है। तो रेत जो है वह उसका सही एकदम एग्जाम्पल है। तो देखिए जिन नदियों का, जिन पार्टिकल्स का जो साइज बड़ा होता है वह नदी के शीर्ष पर मिलते हैं। और जब मुहाने की बात करेंगे आप, कोई रिवर है इस तरीके से, तो यहाँ पर पार्टिकल से बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर रिवर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वाटर में ताकत ज़्यादा होगी ड्यू टू स्लोप, क्योंकि यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है तो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो पानी के अंदर ताकत ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है तो रॉक को वो तोड़ पा रही है तो बड़े साइज के तोड़ रही है। जैसे ही मुहाने पे पहुँचेंगे रॉक के पार्टिकल क्या होते चले जाएंगे, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो पहले मिलते हैं और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो आपको बाद में नदी में मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो नदी है हमारी उसमें जो डिपोजिशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। कैसा होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। डिपोजिशन लगातार आपका नीचे स्ट्रेटिफाइड एक लेयर में होता रहता है, ठीक है। ये ध्यान रहे आपका कि डिपोजिशन हमेशा स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। एक और चीज, जैसे जैसे नदी अपना जमाव स्पीड स्लो करती है वैसे वैसे नदी में सॉइल का जमाव होता चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहाव से बनी हुई मृदा को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और यह मृदा जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, और खेती के लिए भी यह मृदा बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मृदा मोटे कण जो होते हैं वह हमेशा नीचे रहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी और महीन कण हमेशा ऊपर रहेंगे। एक और चीज मैं बताता हूं, देखिए बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमारे समुद्र तक पहुंचते ही नहीं जम पाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई समुद्र में भी तो कुछ डिपोजिशन होगा, अगर समुद्र में कोई डिपोजिशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि वह पार्टिकल बीच नदी में नहीं जम पाया, वह समुद्र तक ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जलोढ़ भार। क्या बोलते हैं, जलोढ़ भार या एलुवियल सॉइल। तो ये पार्टिकल कहाँ जमेंगे, ये पार्टिकल जमेंगे भैया समुद्र में। अगर समुद्र में जमेंगे तो इस प्रकार की मृदा को क्या बोलेंगे, मैरीन सॉइल या समुद्री मृदा। क्लियर। दूसरी और उसके बाद बात करते हैं, अगर यही नदियों के द्वारा डेल्टा से झीलों की तली में जमा हो रहा है कोई, तो क्या बोलेंगे उसको, लेकस्ट्राइन सॉइल या सरोवरी मृदा। लेकस्ट्राइन सॉइल या सरोवरी मृदा, ठीक है। क्लियर। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं हवा व आंधी। तो हवा और आंधी से जो मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, उस प्रकार की मृदा को हम क्या बोलते हैं, एवोलिन सॉइल बोलते हैं। ये कहाँ होता है, मैंने अभी आपको इसके पहले वाले में बताया कि भैया अधिकतर रेगिस्तान एरिया में होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्रों में घास फूस पौधे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं तो हवा इतनी फास्ट नहीं चल पाती, ब्लो नहीं हो पाती। जबकि जो रेगिस्तान है वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है और जो हवा और पानी का संचयन कम होने की वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाती है, क्योंकि पानी होता है तो पानी से हवा भारी हो जाती है। हवा जब पानी से भारी हो जाएगी, अगर कहीं पर नमी है तो हवा भारी हो जाएगी, तो हवा की स्पीड में जो है वो मध्यमता आ जाती है, वो स्लोपन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियर या हिमानी। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े हिमखंड होते हैं ये, और इसमें जो सॉइल है वह कभी बरसों तक उसमें सॉइल बीच में फंस जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रॉक है, वो चट्टान वहाँ पर पानी में उपस्थित है और उसके बाद वो टुकड़े में जम गई तो वह ग्लेशियर कहलाएगा। बाद में वो चट्टान ग्लेशियर कहीं पर ट्रेवल कर गया दूर तक टूटकर, और बाद में वह ग्लेशियर पिघला तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी मिलती है, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर या हिमानी से मिलने वाली मृदा,
ठीक है। अब अपहीवल क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कभी पर्वत, जो आज पर्वत हैं उनमें महासागर बनेंगे, जो नदियां हैं वो टीले बनेंगे, जो कभी हरे भरे थे वो रेगिस्तान बनेंगे। अब जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो राजस्थान, जहाँ पर आज राजस्थान का एरिया मैक्सिमम है, वहाँ पर कभी टैथिज नाम का सागर हुआ करता था। अभी आप सोचिए, अगर राजस्थान में सांभर झील है, सांभर झील में हमेशा नमकीन पानी मिलता है और नमक का प्रोडक्शन भी करती है वो झील, तो ये बताइए, अगर राजस्थान का तो कहीं से समुद्र का लिंक नहीं है तो फिर पानी खारा कैसे हुआ? कभी ये सोचा आपने? यह इसीलिए खारा हुआ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी कोई सागर रहा होगा और वह पूरी तरीके से एक रेगिस्तान में बदल गया, इसलिए उसका खारापन आज भी विद्यमान है। और जो पानी है वह जब उसमें पहुंचता है तो साल्ट उसमें घुलते हैं और नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी पोर्शन को बोलते हैं अपहीवल या अभ्युत्थान। जो आज बॉटम में है कभी वो ऊपर आएगा। इसी तरीके से धरती का चक्र लगातार चलता रहता है। ठीक है, इसको आप प्रकृति के नेचर में भी, ह्यूमन के नेचर में भी समझ सकते हैं। कभी किसी को किसी की अवस्था पर हंसना नहीं चाहिए, कभी भी वो अपना लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी नेचर में भी है और ह्यूमन टेंडेंसी में भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं कि पार्टिकल साइज के आधार पर क्या क्या साइज होते हैं। तो आप देखिए, रेत और बजरी नॉन कोहेसिव, कोहेसिव। अब ये एक वर्ड आता है ससंजनहीन और ससंजन। अब नॉन कोहेसिव, कोहेसिव क्या है? तो देखिए भैया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक हाथ में मिट्टी लीजिए, एक हाथ में दूसरी मिट्टी लीजिए। अब हमने दोनों साइज के पार्टिकल लिए, एक को हमने पानी में मिला के गूंथ रहे हैं, एक तो आटे जैसी बन गई, और एक कितना भी पानी मिला रहे हैं पानी सब बहता चला जा रहा, गुथ नहीं रही है। तो जो गुथ नहीं रही है वो नॉन कोहेसिव है और जो गुथ जा रही है वो कोहेसिव है। ठीक है, जिसमें बंधक क्षमता होती है, परस्पर पार्टिकल में आकर्षण होगा, एक दूसरे से चिपकेंगे, वो कहलाएगा कोहेसिव, क्योंकि उसमें एडेशन प्रॉपर्टी होगी। और जिसमें एडेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी दैट इज कॉल्ड नॉन कोहेसिव। तो नॉन कोहेसिव कौन से होते हैं? बालू, ये नॉन कोहेसिव है। तो बजड़ी नॉन कोहेसिव है। तो रेत के कणों का आकार कितना होता है? 0.075 से लेकर 4.75 mm तक। ठीक है, यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, इवन एई तक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजड़ी के कणों का साइज कितना होता है? 4.75 से 80 mm तक। मैं जब आगे सॉइल आपको पढ़ाऊंगा तो इनकी पूरी टेबल आपको बता दूंगा, जिससे कभी भी पार्टिकल शेप में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैंने जैसा बताया, जिन सॉइल्स का कोहेजन नहीं होगा, जो सॉइल कोहेसिव नहीं होंगी, उनका ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? ड्रेनेज अच्छा होगा। ड्रेनेज मतलब पानी निकास की क्षमता। अभी सोचो, इस दो बर्तन है मेरे पास, इस बर्तन में मैं बजड़ी भर दूं, बड़ी बड़ी गिट्टी, और इस बर्तन में मैं भर दूं मिट्टी खेत से लाके, फिर इस पे 4 लीटर पानी डालूं, इस पे 4 लीटर पानी डालूं, फिर निकालने के यहाँ सोचूं, तो अगर यहाँ पर आपका 4 लीटर में से 3.5 पानी तुरंत निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पानी कितना निकल के आएगा? 1.5 लीटर मुश्किल से छन के। क्यों? क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता है। तो ये जो क्षमता है ये क्या कहलाती है? ड्रेनेज प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट बालू से भी महीन होता है और इसके कण होते हैं 0.002 mm से लेकर 0.075 तक। ठीक है, इसमें प्लास्टिसिटी जो है वो बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, और बहुत महीन होती है, धूल की तरह। ठीक है, और यह सॉइल जल निकास के लिए अच्छी नहीं समझी जाती, इसलिए इस प्रकार की सॉइल को सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं माना जाता है। बट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टाइप की जो सिल्ट होती है, सॉइल होती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है एग्रीकल्चर के हिसाब से। अब चिकनी मिट्टी और क्ले, इनका साइज इनसे भी छोटा होता है। इसका साइज 0.002 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। और यह लास्ट में एकदम चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से, क्योंकि महीन महीन टूट के बनती हैं, ठीक है, इसकी पारगम्यता और कम होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्बनिक सिल्ट, ऑर्गेनिक सिल्ट। ये क्या होता है? इसका बस होता पार्टिकल साइज सिल्ट के बराबर है, लेकिन इसके
जो कण होते हैं वह इसमें प्लास्टिसिटी होती है और उसका कार्य जो है बहुत धीमा होता है, रंग जो है बहुत भूरा होता है और इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कलर इसका ब्राउन होता है और पारगम्यता तो बहुत कम होती है, और जिसकी पारगम्यता कम होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हमने एक बर्तन लिया और इसमें हमने वो मिट्टी भरी, उसके बाद हम इसको अगर ठोक रहे हैं तो ये कंप्रेस हो जा रही है। क्या गिट्टी कंप्रेस होगी? नहीं होगी। क्या बालू कंप्रेस होगी? नहीं होगी। बट ये वाली मिट्टी कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं पीट, मक, ये सब क्या सॉइल है? ये आपके जंगलों में पाई जाती हैं और इसमें एक सड़न स्मेल आती रहती है। वनस्पतियां होती हैं जो सड़ जाती हैं इसमें, ठीक है, इससे बनती है, तो इसमें एक अजीब टाइप की स्मेल आती रहती है। मार्स गैस के नाम, मार्स गैस मीथेन के से स्मेल आती रहती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी अधिक होती है बट इसकी सामर्थ्य अच्छी नहीं होती है। अगर नेचर फार्म में आप देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे, जैसे जब तालाब होता है आपके घरों में, गांव में, और नाली का पानी तालाब में बहता रहता है, फिर तालाब के उस किनारे की मिट्टी जब आप देखो तो हल्की हल्की काली काली सी लाइनें बन जाती हैं उस पर और बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, बड़ी अजीब से सड़न की स्मेल आती है, तो इसको बोलते हैं मक सॉइल। ठीक है। बेंटोनाइट क्या है? यह एक प्रकार की सॉइल है जिसमें मोन्टमोर्लोनाइट एक खनिज होता है सॉइल का, इसकी परसेंटेज विद्यमान रहती है। इसमें एक्सपेंशन बहुत होता है और संकुंचन भी बहुत होता है। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो है वह बेंटोनाइट का एग्जाम्पल है। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? काली कपास मिट्टी। इसमें कपास की उपजाऊ क्षमता, कपास उपजाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, कपास इसमें बहुत अच्छी उपजाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। यह मिट्टी बहुत जल्दी फूलती है और बहुत जल्दी सिकुड़ती है। इस मिट्टी में संजकता और सुगठिता का गुण होता है। ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें इतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ तक, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है लेक्चर बड़ा हो जाने से। इसमें पहले चैप्टर में मैं आपको 2 लेक्चर में पूरा करूंगा और उसके बाद पढ़ाऊंगा। तो आज तक के लिए यहाँ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका अगला लेक्चर मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जो लोग पुराने हैं वो हमारे चैनल को शेयर करते रहें। आप अपने संस्थानों में अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। पॉलिटेक्निक क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।